क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन जनन के लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो हमें लिखना है। अलैंगिक जनन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला देखिए, इनमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, ठीक है, यानी एक व्यष्टि भाग लेता है, एक जनक भाग लेते हैं और उससे बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते। तीसरा गुण है, इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और चौथा, अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती हैं वे अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती, ठीक है, तो वो अपने जनकों के समान ही होती हैं। और पांचवा है, इस प्रकार के जनन में ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। बस पाँच ही आपको लिखिए। द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है, यानी अंतर स्पष्ट करना है। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक जनन के विखंडन द्वारा होता है, जिसमें द्विखंडन, ठीक है, एक अमीबा जो है वो खंडित होकर दो संतति में बढ़ जाते हैं, यानी दो संतानें पैदा हो जाती हैं। और दूसरा है बहुखंडन। अमीबा में क्या होता है, एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा निकल जाते हैं, ठीक है, तो ये अमीबा में ही होता है। अंतर स्पष्ट करना है हमें, तो ऐसे हम लिखेंगे द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर। यहाँ पे द्विखंडन बहुखंडन। तो पहले में देखिए, जनक जीव खंडित होकर दो को जन्म देते हैं और इसमें जनक जीव दो से ज़्यादा जीवों को जन्म देते हैं। यहाँ पे एक से दो हो गया और ये एक आ, देखिए इसमें बहुत सारे हैं। इसके बाद दूसरा, कोशिका के चारों ओर शिष्ट तथा भित्ति नहीं होते। शिष्ट या इसे पुटी भी कहा जाता है, नहीं बनता। और इसमें बहुखंडन में कोशिका के चारों ओर शिष्ट और पुटी भित्ति बनती है, ठीक है। बस दो ही आपको अंतर लिखने हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है, कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। क्या होता है कायिक प्रवर्धन? तो हम ऐसे लिखेंगे, ये प्लांट के जनन ये कहे जाते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग, प्लांट के शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उसे विलग और प्रवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, ठीक है। कोई प्लांट को अगर काट के लगा दिया जाए वो आसानी से उग जाते हैं, जैसे देखिए अंगूर, गुलाब, ठीक है, तो वो प्रक्रिया ही कहलाती है कायिक प्रवर्धन। चौथा सवाल देखिए क्या है, पुनर्जनन में क्या होता है। ये अलैंगिक जनन की ये विधि होती है पुनर्जनन, तो इसमें क्या होता है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए अपखंडन या इसे पुनर्जनन कहा जाता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे समझिए एक जीव है और ये जीव अगर इसके अंग कट जाए, ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो ये कटा हुआ भाग पुनः क्या होता है, वो उग जाता है और नए जीव का विकास हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये अगर कट जाता है, देखिए तो कटा हुआ भाग आ गया और ये नए जीव बन गया, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये पुनर्जनन में होता है। तो ये क्या होता है ये बताना है, तो आपको यहाँ से इसका आंसर करना है। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से प्रकृति या कृत्रिम तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से अगर कट जाए, दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो वो प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। ये समझ में। पांचवा सवाल देखिए, बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है। ये अलैंगिक जनन में आते हैं बीजाणु जनन, तो जीवों को क्या लाभ होता है तो वो बताना है। आंसर करेंगे, देखिए बीजाणु धानियों के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण रहता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहला लाभ हो गया प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे ठंडा गर्म मौसम हो गए, ठीक है, तो इनको सुरक्षा प्रदान करता है। नमी की कमी यानी सूखा, उच्च तापमान, उच्च अम्लीयता या उच्च क्षारीयता आदि का वातावरण से मौजूद रहना प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, ये सारी। तो वातावरण में जब अनुकूल परिस्थितियाँ बहाल होती हैं तब बीजाणु धानियों की मोटी भित्ति फट जाती है और बीजाणु बाहर आ जाते हैं, तो यही लाभ इनको प्राप्त। नंबर देखिए, क्या जटिल संरचना वाले जीव यानी बहुकोशिकीय जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसका मुख्य कारण है पुनर्जनन जो है वो जनन यानी रिप्रोडक्शन के समान नहीं है, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीवों के किसी भाग को काटकर
काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं करते। तो पुनर्जनन में क्या होता है, कटा हुआ भाग पुनः आ जाता है और वही एक नया जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो जटिल संरचना वाले जीव केवल लैंगिक जनन में होता है, जिसमें मेल और फीमेल शामिल होते हैं, उससे ही नई शक्ति का उत्पन्न वो करते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। 7 नंबर, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या महत्ता है, यानी क्या विशेषता है या क्या लाभ है, वो हमें बताना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लैंगिक जनन की महत्व। इसमें संतति में विविधता आती है क्योंकि इसमें युग्मक बनता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के गुण इसमें शामिल होते हैं। जीवों के नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवांशिक विभिन्नता का विकास होता है। नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यही इसकी महत्व हो गया। इसके बाद 8वां देखिए, एक प्रारूपी पुष्प के यानी फूल के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या विभिन्नता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप समझिए, यहाँ पे सहायक अंग और आवश्यक अंग कौन कहे जाते हैं। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ठीक है, ये पहले और दूसरे को हम कहते हैं सहायक अंग। अब इसके बाद तीसरे और चौथे यानी पुमंग और जायंग को हम कहते हैं आवश्यक अंग। तो हमें यहाँ से करना है सहायक अंग फूलों के आकर्षण। कौन सहायक अंग है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और रंग प्रदान करने के साथ आवश्यक अंगों पुमंग और जायंग की रक्षा भी करते हैं तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। बस यहीं तक आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर है वो बताना है। तो हम ऐसे करेंगे, स्वपरागण परपरागण, परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसमें स्वपरागण हो गया। और परपरागण में परागकण किसी दूसरे पौधे के या दूसरे फूल के पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वो परपरागण हो गया। इसमें नई जातियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं क्योंकि ये स्वपरागण है। और इसमें देखिए इम्यूनाइजेशन जो है दूसरे प्लांट पे होता है, दूसरे प्लांट के दूसरे फूलों पे होता है, इससे नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। तो दोनों में अंतर यही हो गया। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या लाभ होता है वो हमें बताना है। अलैंगिक जनन में प्राप्त होने वाली संतानें जन्म से लगभग समरूप होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं तो इनका डीएनए के से जो प्रतिकृति प्राप्त होती है, परंतु लैंगिक जनन में वे 2 या 2 से अधिक जीव भाग लेते हैं। अतः संयोजन उद्भुत होता है तथा भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए अत्यधिक भिन्नता को बढ़ावा देते हैं जो विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या लाभ है। लैंगिक जनन में नए संयोजन के अवसर होते हैं जिसमें नए स्पीशीज और जाति भी उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही शक्ति भाग लेते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया। बीज पत्र से क्या लाभ है। तो बीज पत्र क्या होता है, जब प्लांट के बीज अंकुरित होते हैं तो उसके 2 पत्र निकलते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं, वही उसके बीज पत्र कहलाते हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, बीज पत्र पौधे के महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो बीज के अंकुरित होने पर उसके पत्ते रूप धारण कर अंकुरित भ्रूण की रक्षा तथा पोषण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। पुरस्थ ग्रंथि के कार्य का उल्लेख करें। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्रंथि के बारे में थोड़े से जानेंगे। पुरस्थ ग्रंथि जो होती है वो ह्यूमन यानी मनुष्य के नर जनन अंग का एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। किसकी हिस्सा होती है, नर जनन अंग का। तो इसके बारे में पहले आपको लिखना होगा। पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। ये दाएं और बाएं पिंड का बना होता है। तो ये मनुष्य के नर जनन अंग का ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये रहा मूत्राशय के ठीक नीचे वाले भाग में ये जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट और राइट, ये ग्रंथि कहलाती है पुरस्थ ग्रंथि। तो इन्हीं के हमें कार्य बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने स्थिति बता दी, ये क्या होती है और कहाँ स्थित होती है। इसके बाद हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव स्रावित होता है। क्या होता है, इस ग्रंथि से एक पुरस्थ द्रव स्रावित होता है जो शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव से मिलकर व्रेय बनाते हैं। यानी ये व्रेय निर्माण में भी ये ग्रंथि जो द्रव होते हैं ये सहायक होती है। इसके बाद दूसरा कार्य देखेंगे। पुरस्थ ग्रंथि से स्रावित पुरस्थ द्रव जो व्रेय में विशेष गंध प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सा,
इस ग्रंथि से जो प्रदत्त द्रव स्रावित होता है वो वृंद जो स्पर्म में एक विशेष प्रकार का स्मेल ये प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा देखिए इसका कार्य, इस ग्रंथि से स्रावित प्रदत्त द्रव जो होते हैं, कौन सा प्रदत्त द्रव, शुक्राणुओं को स्पर्म को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यही 3 प्रमुख कार्य होते हैं प्रदत्त ग्रंथि के। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप। इसके पश्चात देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, फलोपियन नालिका की संरचना का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, फलोपियन नालिका ये एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। एक जोड़ी चौड़ी यानी 2 होती हैं, एक जोड़ी का मतलब 2। तो यहाँ देखिए ये जो नलिका है और यहाँ पे ये जो नलिका होती है इसे कहा जाता है फलोपियन नालिका। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पे ठीक है यहाँ तक। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो फलोपियन नालिका में ही स्पर्म और एग का क्या होता है, निषेचन होता है, इसी में ही होता है। कहाँ पे होता है, फलोपियन नालिका में। इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न, निषेचन न 14 नंबर देखते हैं, निषेचन ना हो सकने वाले परिपक्व अंडाणुओं का क्या होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, यहाँ देखिए 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु शुक्राणु से द्वारा निषेचित नहीं होता है तब ये नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कॉपर ल्यूटियम भी निष्क्रिय होकर विकृत होने लगता है। तो ये लिखते हुए आपको यहाँ तक लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है ये बताना है। तो ये रहा केमिकल मेथड्स। ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं इसका आखिरी सवाल 16 नंबर, लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से दर्शाएं। तो आपको तालिका के माध्यम से दर्शाना है। बैक्टीरिया का अलग यानी बैक्टीरिया लिखना है और डैश देके उसमें बैक्टीरिया वाले रोग, वायरस वाले रोग और प्रोटोजोआ वाले रोग। इस तरह तालिका आपको बना लेना है और सबको अलग अलग लिखना है।